हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन पढ़े। क्वेश्चन ट्राई किए होंगे मेरे ख्याल में ना, तो चलो अच्छी बात है। कल हमारा शायद डाउट क्वेश्चन लगेगा ही, तो प्रिपरेशन वगैरह की तैयारी करके रखना है ना। और मोस्ट प्रोबेबली आज हम पहुंच ही जाएंगे बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस पे, फिर केमिकल रिएक्शंस में। चलो। हाँ जी, वैसे तो ना नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन अपने आप में पूरा चैप्टर ही है। तो लास्ट एंड फाइनल जो भी प्रिपरेशन मेथड रहा होगा, आई थिंक 11वां 12वां जो भी आपने लिखा होगा अपनी कॉपी में ना, कौन सा मेथड है ये 12वां? 12th एंड लास्ट है ना, रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स। जब नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन कराओ ना, तो एक सीक्वेंस फॉलो किया करो। देखो, RnO2, ये मान लो इसको रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया आपने, तो सबसे पहले माइनस वाटर होकर ना नाइट्रो चेंज टू नाइट्रो सो, नाइट्रो चेंज टू द नाइट्रो सो, फर्दर रिडक्शन करा दिया। तो अब ये चेंज हो जाएगा RnHOH, एन एल्काइल। और NH2OH को आप जानते ही हो, हाइड्रोक्सिल अमाइन है ना, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ये बन जाएगा एन एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। लास्ट एंड फाइनल एक रिडक्शन और करवा दें, तो माइनस वाटर होके आपके पास बन जाना है अमाइन। ये फाइनल टच है। तो एटलीस्ट 6 हाइड्रोजन आपको चाहिए ही चाहिए, कम से कम 6 हाइड्रोजन आपको चाहिए ही चाहिए नाइट्रो को अमाइन में बदलने के लिए। अब डिपेंड करता है ना कि रिड्यूसिंग एजेंट की पावर क्या है। टिन हो गया HCl के साथ, Fe हो गया HCl के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया। ये बड़े खतरनाक खतरनाक से रिड्यूसिंग एजेंट है। इन्होंने एक झटके के अंदर RnO2 को RnH2 में कन्वर्ट कर देना है। 10-12 कॉलम है हमारे पास। जैसे सबसे पहले हम इसकी बात करें, मैं बोर्ड पे लिखूंगा इसको नोट्स बना के। तो जैसे कि आपके पास एलिफेटिक, मैं थोड़ा सा और मोड बदल दूं, एलिफेटिक NO2, एरोमेटिक NO2। ठीक है जी, एलिफेटिक NO2, एरोमेटिक NO2, एलिफेटिक NO2, एरोमेटिक NO2। इसको पीडीसी दे दें। आपको तो बेस्ट तरीके से पता है, पीटी निकल आर द वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर। इन्होंने 6 हाइड्रोजन खाने और अपने आप को RnH2, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर लेना खुद को। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर यही एलिफेटिक और एरोमेटिक को मैं टिन HCl दे दूं, टिन HCl या FeHCl, बहुत अच्छे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी एक झटके में NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देंगे, NH2 को NO2 को NH2 में। NO2 का रिडक्शन सीक्वेंस में हुआ है, 6 हाइड्रोजन पूरे के पूरे यूज हुए। अच्छा जी, अगर मैं इसमें से ओनली, इसलिए मैं सिर्फ इस पे मास यहां टारगेट कर रहा हूं। ठीक है जी। तो RnH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपको पता है ये H- देगा, क्योंकि आज की बात थोड़ी, पिछले 2 महीने से चल रहा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड्स द H-। वो H-O- रिमूव करते चले जाएंगे, और वहां NH2, लेकिन इट इज ओनली फॉर, क्लियर, एलिफेटिक अमाइंस। ये एरोमेटिक अमाइंस के लिए नहीं है। एलिफेटिक नाइट्रो को ही रिड्यूस कर पाएगा, एरोमेटिक नाइट्रो के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप समझदार हो। H- है बच्चे, और बेंजीन रिंग की तरफ H- का अटैक इजी नहीं है।
बेंजीन रिंग रिपेल्स द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। दैट्स वाई हम बेंजीन रिंग पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के हाइड्राइड का अटैक करवा ही नहीं पा रहे। तो हमने क्या किया, एलिफेटिक एरोमेटिक नाइट्रो पीडीसी ले लो, टिन HCl ले लो, सबका NH2 में कन्वर्जन करा दिया। इवन मैं तो कह रहा हूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी करवा रहा है, बट नॉट ऑफ एरोमेटिक। फिर हमारा दिमाग बोलेगा ऐसा क्यों? उसका जवाब है हमारे पास कि कभी भी हम एरोमेटिक की तरफ न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तो यहां तुम्हें क्या फील होने लगेंगे? रिपल्शन। H- इजीली NO2 पे अटैक नहीं कर सकता। कोई बायोमोलिकुलर रिडक्शन टाइप से बनेगा, करवाएंगे वो भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं अमाइन नहीं आ रहा। एलिफेटिक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस हो रहा है, बट एरोमेटिक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं जी हम लोग इसी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स पे, तीसरे नंबर पे। ये लिखा जी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। दो तरीके का रिडक्शन है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। EL फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यहां भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बस एक खास बात पता है क्या है, यहां मेरे पास पीएच यानी वीक एसिडिक मीडियम है। वीक एसिडिक मीडियम तो करंट कम पास होएगा। स्ट्रोंग एसिडिक मीडियम तो करंट ज्यादा पास होएगा। वीक एसिडिक मीडियम तो करंट कम पास होएगा। स्ट्रोंग एसिडिक मीडियम तो करंट ज्यादा पास होएगा। वर्ड टू वर्ड सुनते रहना भाई। जब करंट कम पास होएगा ना, तो फिर कंडक्शन कम होने की वजह से वो जो कैथोड नोड पे H+ के जाने का प्रोग्राम है वो डाउन चला जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन का प्रोसेस प्रोसीड करेगा। और जब भी कभी NO2 का फुल फ्लैश रिडक्शन हो, तो आप समझदार बच्चे हो, क्या बनना होता है? अमाइन। अभी बताया था मैंने आपको, जब भी वीक एसिडिक मीडियम हो तो उसमें कंडक्शन नहीं हो रहा होता। कंडक्शन नहीं हो रहा होगा तो H सारे सारे यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रोंग कंडक्शन हो रहा हो, हाई कंडक्शन हो रहा हो, तो H डिस्चार्ज हो जाएंगे। और H अगर डिस्चार्ज हो गए तो उस लेवल पे हम रिडक्शन नहीं करवा पाएंगे। तो कहां रुकेंगे? आप समझदार हो, पीछे चले एक बार चलते हैं पीछे। नाइट्रो नाइट्रोसो में बदला, नाइट्रोसो RNHOH में बदल गया, बस वहीं आ गए हम लोग। तो क्या हो गया? ये NHOH में बदल गया। अगर मुझे लेस क्वांटिटी ऑफ द प्रोटोन मिलेगी, लेस क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड मिलेगी, H+ मिलेगी या फिर हाइड्रोजन मिलेगी, तो मैं रिडक्शन को थोड़ा सा लिमिटेड कर दूंगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा भाई, इसमें कंडक्शन ज्यादा हुआ, कंडक्शन ज्यादा हुआ तो H+ डिस्चार्ज हो गए, H+ की क्वांटिटी कम हो गई, प्रोडक्शन कम हुआ। लेकिन ना तुम समझदार बच्चों, इतना तुम जानते हो, अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे रिपल्शन ज्यादा हो जाए तो बॉन्ड ने खत्म होना है। ऐसे एग्जांपल है मेरे पास। आपको पता है अभी 11वीं क्लास के अंदर ना H2O2 चल रहा है, चाहे तो इसके बाद वाली क्लास मेरी 11वीं में लगा लेना आप लोग। क्लियर ना? इन दोनों के बीच में रिपल्शन है खतरनाक। और मैंने बच्चों को पता क्या बोला था, इसको लेबोरेटरी में रख दो, इसके पास चेयर डाल के बैठ जाओ, धीरे धीरे ऑक्सीजन के बबल्स 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 निकलते रहेंगे। इतना ज्यादा रिएक्टिव है कौन? हाइड्रोजन पर। ऐसी हाइड्रोजन रिपल्शन, रिपल्शन है खतरनाक इनमें ना। तो ये सारे के सारे कंपाउंड अनस्टेबल है। तो भाइयों और बहनों, ये वाला N फिनाइल हाइड्रोक्सिलमाइन स्टेबल कहां से हो जाएगा? भाई इसमें भी तो शॉर्ट डिस्टेंस पे रिपल्शन ही चल रहे हैं। तो ये अपने आप को करेगा रीअरेंज। और हर एक बंदा रीअरेंज करता है जब वो खुद को अनस्टेबल फील कर रहा हो। इसने फाइनली रीअरेंज करके अपने आप को पैरा अमाइनो फिनोल में कन्वर्ट कर लेना है। तो एक फास्ट रिवीजन कर ले। एलिफेटिक एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हो, पीटीपीडी निकल हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, टिन HCl FeHCl हो, तो तुम्हारे पास बनते हैं अमाइंस, एक्सेप्ट एरोमेटिक विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर मैं इसी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को लेके चलूं, वही तुम्हें मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा दूं। मीडियम कैसा है? कहते जी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, मैंने प्रोटॉन घट गए। कहते जी स्ट्रॉन्ग एसिड में प्रोटॉन कैसे घट गए? नाम ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो।
गंगा जी स्ट्रॉन्ग एसिडिक होने से कंडक्शन बढ़ गया, H प्लस डिस्चार्ज हो गई, क्वांटिटी घट गई, और क्वांटिटी घटने से हमारे पास रिडक्शन लिमिटेड हुआ, एक स्टेप पहले रुक गया और वो पैरामाइनोफिनोल बना गया। अगर वीक है तो कंडक्शन कम हुआ, H प्लस ज्यादा थे तो रिडक्शन ज्यादा हो गया, एनिलीन बन गया। तो नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन अगर आपको समझ में आए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे सुन नहीं रहा एक्चुअली, कोई बच्चा ना कुछ बोल रहा है लेकिन मेरे तक आवाज नहीं पहुंची, किसी तक पहुंची हो तो बताना। स्लाइड तो दिखा दी है बल्कि इससे पिछली भी। हाँ जी, अब सुनो भाई, ये मेरे पास एलिफेटिक एरोमेटिक चौथे नंबर पे आ गया जी। एलिफेटिक नाइट्रो, एरोमेटिक नाइट्रो। अब तुमने ना जिंक अमोनियम क्लोराइड ले रखा है, जिंक अमोनियम क्लोराइड, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे आपको हिंट देना था इसमें ना। एक बार आप इसको मैं काट रहा हूं, आप लिखे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ना कई बार हम बाई मोलिकुलर रिडक्शन बोलते हैं, बाई मोलिकुलर रिडक्शन, बाई मोलिकुलर रिडक्शन। उसमें पता है क्या होता है बच्चे, उसमें ना जो तुम्हारे पास पीछे कंपाउंड नहीं बने थे, जैसे ये नाइट्रोसो, ये तुम्हारा एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन, ये आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करके ना क्या कंपाउंड बनाते हैं, मैं मेरे साथ रहना, बात को सुनना। ये तुम्हारे पास है डाइएजो बेंजीन, नाम लेना सीखो, डाइएजो बेंजीन। ये लीस्ट रिड्यूस प्रोडक्ट है एजोक्सी। इसको अगर थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं तो इससे बनता है आपके पास जो ऑक्सीजन उड़ गया। इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर दूं तो ये पता क्या बनता है, हाइड्र एजो एनएच, एनएच फिनाइल। अब थोड़ा सा ना मेरे को जवाब देना, कोई डर नहीं है, गलत बोलो सही बोलो चलेगा। जितना ज्यादा एसिडिक मीडियम होगा इन तीनों में से कौन सा आंसर टिक मारोगे, एसिडिक मतलब मोर हाइड्रोजन। इन, इन तीनों में से ए बी सी लिख देता हूं चलो। जितना ज्यादा एसिडिक मीडियम होगा किसको टिक मारोगे, ए को, बी को, सी को, सी को। एच ज्यादा होंगे तो सी को टिक मारोगे ना। और अगर ये न्यूट्रल तक टिक गया तो तुम बी को टिक मार दोगे, और अगर ये बहुत ज्यादा बेसिक टाइप का हो गया तो तुम ए को टिक मार दोगे, बेसिक में हाइड्रोजन कम है, जितना बेसिक उतना फास्ट। तो ऐसा बोल सकते हो ना कि लीस्ट रिड्यूस्ड प्रोडक्ट विद बेसिक मीडियम, मोर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट विद एसिडिक मीडियम। हम अपना दिमाग भी तो लगाए ना, जितना ज्यादा एसिडिक होएगा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा एसिडिक होएगा, पीछे स्ट्रॉन्ग एसिडिक था वो तो इलेक्ट्रोलाइटिक था भाई, उसमें तो पंगा हो गया, ज्यादा तुमने H प्लस डाले कंडक्शन से वो जाके डिस्चार्ज हो गए, तुम्हें मिले ही नहीं। चलो जी, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर मेरे पास एलिफेटिक एरोमेटिक, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर देखना भी, इसको बायोमोलिकल रिडक्शन लिखकर इसको स्पेशल नोट में डाल देना, ठीक है ना। तो हल्का सा हाईलाइट कर लेना इधर, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, क्या पहचान सको कि क्या हो रहा है। मैं लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, ये मोर बेसिक मीडियम का गेम है, ये धीरे धीरे न्यूट्रल का गेम है, ये धीरे धीरे एसिडिक का गेम, ये लेस बेसिक का गेम है, समझ लो, लेस बेसिक मोर एसिडिक। अच्छा जी, फोर्थ नंबर पे एलिफेटिक नाइट्रो, एरोमेटिक नाइट्रो, तुमने इसको प्रोवाइड करवा रखा है जिंक NH4C, न्यूट्रल हो गया ये तो, जिंक के साथ NH4Cl, हीट, जिंक के साथ NH4Cl, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो जैसे तुमने जिंक, NH4Cl सोल्ट है ना, या फिर इसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ क्या करवा दो, हीटिंग करवा दो, तो आप एक स्टेप पीछे रह जाओगे। मतलब क्या, RNHOH, और आपको बार बार बताया मैंने, RNHOH अनस्टेबल है, RNHOH अनस्टेबल है, RNHOH अनस्टेबल है, और RNHOH अनस्टेबल है। तो इसका एक टेस्ट करेंगे हम लोग, जिसको बोलते हो आप लोग, इट इज इसको टोलेंस रीजेंट दे दो ना, अगर टोलेंस रीजेंट,
टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, भूल गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो अगर क्रैमिंग मोड में हो फिर तो थोड़ा कम समझ में आ सकता है, अगर अंडरस्टैंडिंग में दिमाग खोल के बैठे हो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैं रिडक्शन करवा रहा हूँ, मैं नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करवा रहा हूँ। एक चेन बन रही है मेरे पास, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एन फिनाइल, एन एल्काइल, हाइड्रोक्सिल, मैंने फाइनली आरएच। तो ये मेरे पास एक चेन बन रही है, और मैंने ये कहा था 20-25 मिनट लेगा ये। उसके लिए तो मैं ऑलवेज तैयार। खत्म करना तुम्हारा टारगेट थोड़ी, खत्म करना तो मेरा टारगेट होना चाहिए ना सिलेबस को, तुम्हारा थोड़ी टारगेट खत्म करना। क्लियर? तो फिर आर एन ओ टू से आर एन ओ से आर एन एच ओ एच से आर एन एच, यहां तक हम पहुंचेंगे। जितना नंबर वन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन HCl, FeHCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन वीक एसिडिक मीडियम, तो NH2 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 बनता रहा। फिर मैं आ गया एक न्यूट्रल मीडियम लेकर। तो न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन कम होएगा, पता है ये मैंने कहा, जितना बेसिक होएगा रिडक्शन उतना कम, जितना न्यूट्रल उतना थोड़ा ज्यादा, और जितना एसिडिक सबसे ज्यादा। तो ये RNH, अगर मैं इस पे AG2O दे रहा हूं तो आपको ये RNO मतलब किसमें चेंज होता हुआ दिख जाएगा? इन द नाइट्रोसो। और इसमें मिलेगा तुम्हें सिल्वर मिरर, 2Ag, सिल्वर मिरर। और सिल्वर मिरर का मतलब समझते हो आप लोग कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने नाइट्रो कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। एक पूरी सीक्वेंस उठाना, जिंक NH4Cl दे देना, जिंक NH4Cl दे देना, उसके बाद टोलेंस रिएजेंट देना, यहां सिल्वर मिरर बन जाएगा। और अगर सिल्वर मिरर बन गया तो इस पर्टिकुलर टेस्ट का नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइंस ऑन वार्मिंग विद टोलेंस रिएजेंट आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बैक टू द कोरस्पॉन्डिंग नाइट्रो कंपाउंड with the liberation of metallic silver. This is a Baker's Mulliken test of the nitro compounds. Baker Mulliken test of the nitro compounds. तो मैं लिख रहा हूं इस बात को, BAKER MULLIKEN, बेकर मुलिकन टेस्ट। और थोड़ा ऑक्सीडाइज कर दो, नाइट्रो में चेंज हो जाएगा, तो नाइट्रो में वापस बदल गया। मैटर वो नहीं है, सिल्वर मिरर का आना इंपॉर्टेंट है। आपको फंसा सकता है वो। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कंपाउंड है, उसमें तुम्हें जिंक NH4Cl डालकर टोलेंस रीजन डालती, दिमाग एल्डिहाइड के अलावा कहीं जाते ही नहीं। या फिर तुम्हारा फॉर्मिक एसिड पे और काम उल्टा हो रखा है, वो तुम्हें नाइट्रो कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल रहा है, लेकिन तुम्हें जिंक NH4Cl भी तो देखना पड़ेगा ना। जिंक NH4Cl क्या कर रहा है? उसको उसको 4 हाइड्रोजन मतलब लेस रिडक्शन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है, एन हाइड्रोक्सिल अमाइन में। एंड देन आफ्टर आपके पास पूरा प्रोसेस आ गया, अगर आप समझ गए तो। लो जी, अब मेरे पास सारे के सारे ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। अब मैं इसको जिंक NaOH बस यहाँ 5वें नंबर पे लिखता हूँ और बात को खत्म करता हूँ, ध्यान से सुनना। और ये स्पेशल नोट डाल देना, ये वाला, ठीक है जी। ध्यान से सुनो और समझो भाई। मैंने वही सब कुछ किया, यहां मैंने नाइट्रोबेंजीन लिखा, नाइट्रोबेंजीन पे अब मैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या लेके आ रहा हूं, उससे डिटरमाइन होएगा मेरे प्रोडक्ट। ध्यान से सुनते और समझते रहना भाई। सबसे पहले मैंने ना इसको वेरी 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 स्ट्रोंग, मैं ये टारगेट करना चाहता हूं सबसे पहले। एजोक्सी नाम है, एजोक्सी बेंजीन, एजोक्सी बेंजीन। तो मैंने इसको Na3ASO3 साथ में NaOH दे दिया और थोड़ी बहुत हीटिंग करवा दी है, या इसकी जगह पर मैं इसको ग्लूकोज NaOH भी दे सकता हूं। कुल मिलाकर मैं टारगेट करके चल रहा हूं कि मैं इसके साथ ज्यादा से ज्यादा बेसिक मीडियम इन्वॉल्व करवाऊं। तो मैं कहां रुक जाऊंगा जाकर? एजोक्सी बेंजीन। एजोक्सी बेंजीन से किस तरफ चले? एजोबेंजीन की तरफ। एजोक्सी बेंजीन से किस तरफ चले? एजोबेंजीन की तरफ। और एजोबेंजीन जब आपने बनाना हो तो आप थोड़ा सा और बेसिक मीडियम घटाकर न्यूट्रल से एसिडिक मीडियम की तरफ आ जाना। ये सामने हिंट लिखा था ना बच्चे, जितना ज्यादा बेसिक मीडियम होएगा उतना ज्यादा तुम्हारे पास, उतना कम रिडक्शन होएगा, और जितना ज्यादा एसिडिक है उतना ज्यादा रिडक्शन होएगा। चलो, और मैंने पहले बोला ये पूरे चैप्टर की तरह से पढ़ रहे हैं इसको, और इसके बाद मैं एक रिव्यू दूंगा इस सारे का ना फाइनली। चलो, अब मैंने इसको जिंक सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला फंडामेंटल जो H को रिपेल कर रहा था इन ईथर, या फिर जिंक के साथ मिथेनॉल
और साथ में दे दिया NaOH और हीटिंग करवा दी, तो यहां मैं एजोबेंजीन बना लूंगा। एजोबेंजीन, एजोबेंजीन कौन सा वाला है? ये बी कंपाउंड। एजोक्सीबेंजीन कौन सा वाला है? ए कंपाउंड। और अगर मैं इसको सामने से थोड़ा सा बेसिक मीडियम कम कर दूं, और शायद आपको ध्यान हो, जिंक जब NaOH से रिएक्शन करता है, फिर वही 11th क्लास की बात आ गई, जिंक जब NaOH से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन लिबरेट करता है। नहीं पता हो तो मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं, जिंक प्लस NaOH रिएक्ट टू ईच अदर, Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, वो बैलेंस बैलेंस करते रहेंगे बाद में हम लोग। मेन टारगेट है कि तुम्हें हाइड्रोजन ज्यादा मिल रही है, तो कहां रुक जाओगे तुम लोग? हाइड्र एजो बेंजीन। कौन सा कंपाउंड बन गया आपके पास? सी। तो मैंने सीक्वेंस चूज किए जिससे इस टेबल को याद करना आसान हो जाए। अब 30 से लेकर 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन करते हैं। अगर पीडीसी है तो प्राइमरी अमाइन, टिन HCl FeCl प्राइमरी अमाइन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो सिर्फ एलिफेटिक वाले प्राइमरी अमाइन। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा रहे हो वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक, ओके, वीकली एसिडिक मीडियम है तो कंडक्शन कम हो रहा है, H फ्री पड़े हुए हैं तो एनिलीन। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ओके ओके ओके, H कम है, कंडक्शन ज्यादा होने से रिलीज हो गए ना, तो ठीक है, फिर किस पे आ जाओगे? एनफिनाइल हाइड्रोक्सिलमाइन। और एनफिनाइल हाइड्रोक्साइड में रिपल्शन लग रहा था, कट से वो अपने आप को रीअरेंज कर गया, कुछ और तो दिया नहीं आपने टोलेंस रीजन वगैरह। चलो, फिर आपने जिंक NH4Cl दे दिया, वही एनफिनाइल हाइड्रोक्सिलमाइन। एनफिनाइल हाइड्रोक्सिलमाइन खुद को रीअरेंज कर लेगा, पक्का है, अगर पड़ा रहने दोगे पक्का रीअरेंज कर लेगा। वहां टोलेंस दे दिया आपने, और टोलेंस ने सिल्वर मिरर बनाया, और फिर आपके पास क्या बन गया? नाइट्रो एंड नाइट्रोबेंजीन, जिसको तुम बेकर मुलिकन टेस्ट बोल रहे हो। अब बायोमोलिकल रिडक्शन पे आते हैं, पावरफुल बेसिक मीडियम Na3SO3 एजोक्सी, फिर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर ये दोनों क्या दे देंगे? एजोबेंजीन। और बेसिक मीडियम रखा लेकिन हाइड्रोजन निकलने के प्रॉपर चांस रखे, तो क्या रहोगे? जिंक NaOH, उससे बन जाएगा तुम्हारे पास हाइड्रेजो। एजोक्सी लीस्ट रिड्यूस्ड, एजो मोर रिड्यूस्ड, हाइड्रेजो मैक्सिमम रिड्यूस्ड बायोमोलिकल रिडक्शन में। तो नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन हो गया अभी। और टोटल टाइम पीरियड मेरे साथ अभी लगे 23 मिनट्स, वही 20-22 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का एवरेज रहता है इसका। अब इसका रिवीजन करना, किन्हीं 2 बच्चों से सुनना है मैंने ये। हो गया भाई? क्या कोई है महापुरुष या महापुरुषनी जो इसको बता सकते हैं? अब तो 11वीं वाले होते तो कम से कम 70 हाथ खड़े हो जाते एक साथ। और तुम इतने निकम्मे हो, तुम्हें से किसी एक बच्चे ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। हाँ, 2-4 इस डर में भाग जरूर गए कि हमसे ना पूछ ले। कोई इंटरेस्टेड नहीं है, चलो छोड़ो फिर। नेक्स्ट आपके पास है जिनिन रिडक्शन। ये एम्स में आया था एक बार बहुत पुराने टाइम पे, उसके बाद से चल पड़ा बस ना। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन
इसके अंदर हमने करना क्या है, सबस्ट्रेट। ये वैसे उसी नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के अंदर रख दो, जो भी 11वां 12वां हिस्सा था, उसके बाद इसको चाहे 13वां नंबर दे दो, कोई चक्कर नहीं है। 12 था आई थिंक ना वो, मेरे ख्याल में। इसको 13 दे दो। 13 के अंदर फिर ए पार्ट दे दो। इसका सबस्ट्रेट कौन है, डाइनाइट्रो कंपाउंड है। डाइनाइट्रो में आपको पता है एक नाइट्रो लगने के बाद दूसरा नाइट्रो तो मेटा पोजीशन पे आएगा। नाइट्रो स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिव, ये तो हमारा पुराने टाइम में हमने सीखा था जीओसी के अंदर, और बार बार सीखते रहे कि OHO, मिथोक्सी हो, क्लोरो हो, ये सब NH2 हो, ये सब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव है। चलो, रिएक्शन किससे करवानी है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेके चलना है, सल्फाइड्स, NH4 होल ट्वाइस एस, या फिर Na2S। ये सेलेक्टिव रिडक्शन है। अब सेलेक्टिव रिडक्शन में रिएक्शन कैसे लिखनी है भाई, वो ना एक्चुअल में एक नाइट्रो ने दूसरे नाइट्रो के रिडक्शन को थोड़ा सा सप्रेस कर दिया, दबा दिया, ये सब लिखकर, तो वन पार्ट विल बी रिड्यूस्ड एंड सेकंड रिमेन्स सेम। प्लस अमोनिया है, प्लस वाटर है, प्लस सल्फर है, ये सारे काम रिड्यूसिंग एजेंट कर रहा है। हुआ क्या, वैसे भी नाइट्रो ने बेचारे ने बेंजीन रिंग की जान निकाल रखी थी। नाइट्रो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दो दो नाइट्रो लग गए तो बेचारे बेंजीन रिंग में बचा क्या, सारा खून तो चूस लिया इन दोनों ने मिलकर। तो एक नाइट्रो दूसरे नाइट्रो को भी सेलेक्टिवली रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। तो NO2 एक पार्ट रिड्यूस होएगा, दूसरा पार्ट नहीं होगा। बस ये एक बार पेपर में आया था तो यहाँ छप गया, बहुत पुराने टाइम पे पेपर में आया हुआ था। मैकेनिज्म इसकी यहाँ कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, बस इतना बहुत है, नहीं तो फिर बात लंबी होती चली जाएगी। जहां नीड थी वो सारी जगह की है, अभी आगे करेंगे आपसे। तो इतनी बात अगर आपके दिमाग में आ गई हो, क्लियर ना, तो हम आगे बढ़े भी इसके अंदर। अब होपमेंस एलिमिनेशन के दोनों क्वेश्चन आपने घर पे कर लिए होंगे, और इसमें किसी एक बच्चे को कल कंफ्यूजन था, वो भी मेरे ख्याल में दूर हो गया होगा। चलो, हाँ जी, लाश से लाश स्लाइड, तो लाश तो हम ये वाली थी, लाश क्या, ये यहां से पहली थी। आज मैं डेट लिख देता हूँ इस पे ना, डेट क्या आज, 50 तारीख है आज, क्या तारीख है, 15। ठीक हो गया, का पहला पेज है, ये 15/9 का दूसरा पेज है। क्यों सर, ये 15/9 का तीसरा पेज है। इससे भी आगे पुत्र जी, डन, ये 15/9 का चौथा पेज है। क्यों जी, वो पेंडिंग में था ना, इसलिए मैंने वही लिख दिया फिर ना। चलो जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज बस 3-4 मिनट में खत्म करनी है, मोस्ट वाली तो बच्चे कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ ज्यादा दम है नहीं। देखो जी, और जहां नीड होगी वही लिखेंगे, नहीं तो इसी से पढ़ रहे हैं। प्योर अमाइंस आर ऑलमोस्ट कलरलेस बट डेवलप कलर ऑन कीपिंग इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू ऑक्सीडेशन। फालतू की बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है, ना इसको याद करने की कोशिश करना, ठीक है ना, नो नीड। फिर आगे, लोअर मेंबर्स आर वाटर सोल्यूबल, तो होना ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नंबर 1, सोल्युबिलिटी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी, तो जवाब एल्कोहल वाला ही है, ईथर वाला ही है, एल्डिहाइड वाला ही है, छोटे मेंबर्स घुलेंगे। क्लियर, लोअर मेंबर्स आर सोल्यूबल, और ये तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करते हैं। ठीक है जी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट हायर मेंबर्स आर वाटर इनसोल्यूबल। वो तो जब लोअर हो गए सोल्यूबल तो बड़ों ने घुलना ही नहीं था, क्योंकि आर पार्ट बड़ा होता जा रहा है विद इंक्रीजिंग आर पार्ट, विद इंक्रीजिंग आर। सोल्यूबिलिटी के बारे में बड़ा सीधा सा कमेंट है, क्या डिक्रीजेस, चपनूर सो रखी है, नहीं, चलो अच्छी बात है। मुझे अंशिका ने कहा सर उसकी तरफ ध्यान दो, सो रखी है।
अंशिका तुम गलत बताती हो मेरे को। चलो जी, नंबर 2 के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रखी है, नो नीड किसको शो नहीं करना हमें। एरोमेटिक अमाइंस आर इनसोल्यूबल, वो तो होना ही था भाई, एयर बड़ा बहुत है ना। अब तो आदत पड़ गई तुम लोगों को, इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिजिकल पढ़ पढ़ के, तो नॉर्मल सी बात है, मैंने कहा था 3-4 मिनट ही लगेंगे इसमें। और तुम्हारी हिम्मत ही नहीं नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन बताने की, कितने तुम लोग निकम्मे आदमी हो सारे के सारे मिले जुले ना। एआर लार्ज ग्रुप है, तो इस वजह से ये इनसोल्यूबल हो जाएगा। एक्चुअली तुम्हें प्रॉब्लम ये नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं बीच में अटक गया अटक गई। तुम्हारी प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, लोग क्या कहेंगे ये बीमारी है एक्चुअली। ये तो सबने फ्लो में बोलना होता है, लोग क्या तुम्हारे पास थोड़ी बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं सारे। हाँ जी, द सोलिबिलिटी ऑफ अमाइंस इन वाटर डिक्रीजेस, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अमाइंस की बात करें आगे, हायर बीपी देन हाइड्रोकार्बन, तो ठीक है जी, यहाँ बीपी लिख लिया, यहाँ हाइड्रोकार्बन लिख दिए, यहाँ अमाइंस लिख दिए, बड़ी सिंपल सी कहानी है, होना भी था भी पोलर है, ठीक है ना। कंपेरेबल मोलिकुलर मास बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्ट टर्शरी, तो इसका रीजन अगर हम लिखना चाहें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऑलवेज फेवर ही करता है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऑलवेज फेवर ही करता है, बीपी को भी और सोलिबिलिटी को भी कर भी रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फेवर ही करेगा ना। चलो जी, ये देखो जी 45 44 46 46 44, बीपी देखो अमाइंस का जो दिखा रखा है 290, उसके बाद एल्डिहाइड का 293, तो बीपी के ऑर्डर में सबसे टॉप पे, अगर मोलिकुलर वेट कंपेरेबल है तो एल्डिहाइड सबसे सेकंड टॉप पे जा रहे हैं, एल्कोहल जबरदस्त, उसके बाद कौन चला गया, उससे भी आगे फॉर्मिक एसिड, डाइमर बनाता है ना पोलर नेचर, आपको याद आ रहा होगा, अगर आपको कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे एसिड्स में अल्कोहल से भी ज्यादा है, कि वो सीओ पोलर था वहां, क्लियर। तो एसिड्स की कैटेगरी पहले आ गई, फिर हमारे अल्कोहल्स आ गए, फिर हमारे पास एल्डिहाइड्स आ गए, फिर हमारे पास इसमें प्राइमरी अमाइंस आ गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से, फिर हमारे पास बेचारे एल्केन्स आ गए। पहले वाले में रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्डिहाइड में पोलैरिटी, अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्केन्स में बेचारों में कुछ भी नहीं है। क्यों भाई, बीपी अगर मैं आइसोमेरिक अमाइंस देखो, बीपी ऑर्डर ही चल रहा है, आइसोमेरिक अमाइंस हो, आइसोमेरिक अमाइंस हो, तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी बच्चे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यही डिक्रीजिंग एच बॉन्डिंग भी है। जवाब पता है तो रीजन पता होना चाहिए, जिससे ना लंबे टाइम तक बात याद रहती है। उसके बाद कह रहे हैं जी एल्काइल ग्रुप अगर मेरे पास सेम हो जाए, ठीक है ना, तो फिर ओड्रो बीपी क्या होएगा आपको पता है, कहीं ना कहीं मेरे पास टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी की बात तो समझ में आ गई ना हम लोगों को, क्लियर, कि सबसे ज्यादा मेरे पास आइसोमेरिक अमाइंस के अंदर अगर मैं बीपी की बात कर लूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना फेवर लग जाएगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आइसोमेरिक अमाइंस हो, लेकिन आइसोमेरिक ना हो फिर तो टर्शरी का ज्यादा मोलिकुलर वेट से कंट्रोल हो जाएगी बात। मान लो एक मिथाइल अमाइन हो, एक डाइमिथाइल अमाइन हो, एक ट्राइमिथाइल अमाइन हो, एक मिथाइल अमाइन हो, एक डाइमिथाइल अमाइन हो, एक ट्राइमिथाइल अमाइन हो, तो आइसोमेरिक थोड़ी हुए वो, तो जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा हो गया उसका बीपी ज्यादा हो गया। ये क्वेश्चन होमवर्क है, कल भी तुमने किए होंगे, और तुम लोगों से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं ऐसा मैंने देखा है, वैसे तुम पूछते पाछते तो कुछ हो नहीं। इस पेपर होने के बाद तुम्हारा नाम भेजा जाएगा नोबेल प्राइज के लिए।
चलो जी, बेसिक नेचर पे आते हैं, सीक्वेंस में काम खत्म कर लेते हैं। बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना है, तो हेडिंग लिख लो, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। ठीक है जी, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस के अंदर नंबर 1, अमाइंस आर लुइस बेस। क्यों भाई? क्योंकि दीज आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या इस बात के लिए हाँ है? आप अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर द लुइस बेस। सिंपल। लुइस बेस मतलब लोन पेयर डोनर, लोन पेयर एक्सेप्टर लुइस एसिड, जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हो, चाहे एसओ चाहे पीओ चाहे डी, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो अच्छी बात है, आप समझ गए बात। नंबर 2, तो जब आप RnH2 को पानी में डाल रहे हो, बस यही रिएक्शन सबसे दमदार हुई। RnH3 प्लस और साथ में OH, जितना इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, अब तुम ना जोड़ा करो बातों को पीछे से। जैसे एसिड नहीं थे हमारे पास, उसने अपना प्रोटॉन लूज किया, उससे जो कार्बोक्सिलेट बना, वो जो कार्बोक्सिलेट जितना स्टेबल होगा उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है ना? तो वही हालत यहां होने वाली है। जितना इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चाहो तो मैं इसको केबी में लिख के भी बता देता हूं आपको, केबी इज इक्वल टू RnH3। अगर पुराना समझ में कम आया ना, तो जोड़ो चीजों को, कि कहीं ना कहीं जो बंदा बात कर रहा है ये पुरानी बातों से रिलेटेड ही है। स्टेबिलिटी ऑफ द RnH3OH इंक्रीजेस केबी, स्टेबिलिटी ऑफ द एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस केबी। केबी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जितना प्रोडक्ट स्टेबल होएगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, केबी बढ़ेगा उतना। मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। तो अब हम इसके बेसिक नेचर को कैसे बढ़ाएं, इसलिए लड़ाई लड़ेंगे। हाउ कैन वी एनहांस द बेसिक कैरेक्टर ऑफ माइंड्स, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे ना। तो भाई ध्यान से सुनना और समझना आप चीजों को। पहली बात, अब ना पानी में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ ना दे रखा हो ना, तो ऑलवेज वोटर के लिए डिस्कशन होता है, ऑलवेज वोटर। अगर कुछ ना दे रखा हो तो बाय डिफॉल्ट ही हम लोग किसके लिए बात कर रहे होते हैं? इन वोटर। अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो मैं बेसिक, तीसरे नंबर पर लिख लेना, बेसिक नेचर इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस समझना है तो दूसरा लिख लेना, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। इसका फैक्टर नंबर 1 आ रहा है बच्चे, ध्यान से सुनो। इसका फैक्टर नंबर 1 आ रहा है। फैक्टर नंबर 1 है इंडक्शन। इंडक्शन में भी आप सब बच्चों को दिख ही रहा होगा, पॉजिटिव इंडक्शन। देखो जी, ये RnH2 है, ये R2NH है, और ये R3N है। R इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, 2 R इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, 3 R इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं। तो आप समझदार हो इतने तो। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां हुई? ए में, बी में, सी में। वेयर इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? दसो पॉजिटिव इंडक्शन इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो भाई हाँ सपोर्ट लग गया, सपोर्ट्स द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर। तो आज के बाद बोलना कि पॉजिटिव इंडक्शन जब भी हो गया, आप बोलते भी नहीं यार नेगेटिव इंडक्शन एसिडिक नेचर को फेवर करता है। नेगेटिव आई सपोर्ट्स द एसिडिक नेचर, तो पॉजिटिव आई तो बेसिक नेचर को सपोर्ट करेगा भाई और बहनों। यहां पॉजिटिव इंडक्शन लिखा या केबी लिख दिया, इनवर्स टू पी केबी लिख दिया। बोलो भाई, ये पहला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट मैं बी पे जा रहा हूं, उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस।
भीड़, क्राउड। चेक कर लो, ये मेरे पास RnH2 है, यहां मेरे पास R2NH है, या इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखते हैं। अगला मेरे पास RnRr, ठीक है जी। यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है, और हमें इन तीनों पे प्रोटॉन का अटैक करवाना है। तो क्या कोई बच्चा बता पाएगा वेयर इज द अटैक ऑफ प्रोटॉन इज इजीएस्ट? नाइट्रोजन के लोन पेयर पे कहां अटैक आसान है? ए, ठीक है ना। देखो बेस तभी बेस है ना, बेस तभी बेस है ना जब उस पे किसी प्रोटॉन का अटैक हो पाए। टीचर तभी टीचर है ना, सामने बच्चे बैठे हो, अकेला का टीचर है वो, अकेला बैठा बोले जा रहा है। आप में से कोई क्लास में नहीं आया, बस मैं और होस्ट है, बस दो जने हैं। मैं बोले जा रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर मैं इनको बोल करूंगा फिर कोई बच्चा तो है ही नहीं, क्या करें? वो कहेंगे चल लीव करो, बात खत्म करो। लेकिन अगर 2 4 5 10 भी बैठे होंगे ना, उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर सेट होएगा। वही कह रहा हूँ, एसिड तभी एसिड है जब सामने से, बेस तभी बेस है जब सामने से अटैक करने के लिए H+ आ जाए, और एसिड तभी एसिड है जब सामने से OH आ जाए। यही हो रहा है। तो इसीलिए मुझे स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे लिखना पड़ रहा है इजी अटैक ऑफ प्रोटॉन takes place on the less sterically hindered amine, that is primary, that is प्राइमरी amine। तो भाई गेम क्या हुआ? पॉजिटिव इंडक्शन टर्शरी को फेवर कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी को फेवर कर रहा है, तो पंगा हो गया। प्राइमरी amine is good base according to steric hindrance, but tertiary is very good as according to the positive induction। अब तीसरा फैक्टर और है अभी पानी के अंदर, तीसरा फैक्टर और है अभी वाटर के अंदर, थर्ड फैक्टर और है जिसको बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सोलवेशन, जिसको बोलते हो सोलवेशन। चेक करते हैं भाई, हमारे पास क्या बना हुआ था अभी? RnHH+। फिर क्या बना था? अगर सेकेंडरी हो RrHH, अगर टर्शरी हो और मैंने आपसे क्या कहा था, जितना ज्यादा स्टेबल कोई भी कीटायन हो गया, पीछे चले एसिडिक नेचर में, जितना स्टेबल कार्बोक्सिलेट हो गया, अगर भूलते हो तो मैं याद करवा देता हूं। हाउ कैन यू इंक्रीजेस एसिडिक नेचर ऑफ एसिड्स? बाय द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। हाउ कैन यू इंक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ द अमाइंस? बाय इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कीटायन। ये जो कीटायन बना हुआ है, तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले, अगर इसका सोल्वेशन हो जाए, तो मैक्सिमम सोल्वेशन किसका हुआ है? प्राइमरी का। मैक्सिमम सोल्वेशन फेवर्स द स्टेबिलिटी, मैक्सिमम सोल्वेशन फेवर्स द स्टेबिलिटी। और जितना स्टेबल आपके पास, जितना स्टेबल स्टेबल कैटायन मीन Kb हायर। मैं फिर आपको पीछे लेके चलता हूं, किसी भी एसिड की एसिडिटी बढ़ाने का तरीका उसका एनायन स्टेबल कर दो, और किसी भी बेस की स्टेबिलिटी बढ़ाने का तरीका उसका कैटायन स्टेबल कर दो, बना हुआ जो प्रोडक्ट साइड में। बस रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं जाने देना। तो देखो तीन फैक्टर ना, इसमें से तीनों में प्राइमरी को फेवर कर रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस, प्राइमरी को फेवर कर रहा है सोल्वेशन,
और टर्शरी को फेवर कर रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस से, तो काम उल्टा हो गया। तो क्या करें, तीनों का कलेक्टिव रिजल्ट देखना पड़ेगा, और तीनों के कलेक्टिव। अब इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर। इंडिविजुअल कैसे कि ऑन द बिहाफ ऑफ पॉजिटिव इंडक्शन मार्क द बेसिक डिक्रीजिंग बेसिक करेक्टर ऑफ द गिवन अमाइंस। तो आपने कहा जी ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ पॉजिटिव इंडक्शन द टर्शरी इज गुड, ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी, ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ सोल्वेशन प्राइमरी। अब हम कलेक्टिव बात करेंगे, कलेक्टिव, ठीक है ना। तीनों फैक्टर उल्टे चल पड़े ना एक दूसरे के। लो जी, अगर आर की वैल्यू मेरे पास मिथाइल हो जाए, तो यहां मैंने कोड बनाया बच्चों की याद करने के लिए 2130, जीरो मतलब अमोनिया। सेकेंडरी अमाइन इज गुड, तो बोर्ड का भी फेवरेबल क्वेश्चन है। सेकेंडरी इज गुड एज कंपेयर टू प्राइमरी, प्राइमरी इज गुड एज कंपेयर टू। जब कुछ ना बोल रहे हो तो बार बार समझा करो, पानी 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 पानी, मतलब कहीं ना कहीं इसकी बात कर रहा है, एक्वस सोलवेंट की, पोलर प्रोटिक सोलवेंट की बात कर रहे हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, वाटर, शॉर्ट, इन सब में बात कर रहे हैं। क्या कर रही हो अंशिका, तुम्हारी आंख बाहर निकल जाएगी इतनी रगड़ने से। ये सारा कमाल इन मोबाइल लैपटॉप इन सब का है। हाँ जी, आगे बढ़े भाई। इस आर की जगह अगर हम इथाइल लिख दें, इस आर की जगह अगर हम इथाइल लिख दें, तो फिर आपका कोड जो बनेगा, क्योंकि जब आप देखो ना बच्चे, फैक्टर कई सारे एक दूसरे के उल्टे चल पड़े ना, तो हमें जबरदस्ती के कोड बनाने पड़ते हैं इस तरीके से ना, 2310। तो आपके पास यहां डाई इथाइल अमाइन, सेकेंडरी ऑलवेज फेवर कर रहा है ना, मिथाइल में भी सेकेंडरी फेवर कर रहा है। बोलो जी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, पॉजिटिव इंडक्शन ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ठीक ठाक है, 2 बार हो गई है, क्लियर। प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है लेकिन स्टेरिक पॉजिटिव इंडक्शन कम है। तो कुल मिला के सेकेंडरी के फेवर में। और बोर्ड का क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता देता हूँ, बाय द सेकेंडरी माइंस आर गुड एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड टर्शियरी। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके फेवर में 2 रीजन लिख कर आ जाओ कि सेकेंडरी में पॉजिटिव इंडक्शन भी बढ़ गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 2 बार हो गई है, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी टर्शियरी से कम ही है, तो प्रोटॉन का अटैक इजीली हो सकता है। ये सारी कहानी डेटाबेस है। क्यों? क्योंकि आपकी जो लॉजिक थी वो फेल हुए जा रही थी, एक दूसरे के उल्टे चल पड़े थे सारे के सारे लॉजिक, जितने भी आपके लॉजिक थे वो फेल हो रहे थे। हाँ, अगर आप पोलर की जगह पे नॉन पोलर अप्रोटिक सोलवेंट ले लो, तो सोल्वेशन तो खत्म ही हो गया, सोल्वेशन वाला फैक्टर तो खत्म ही हो गया ना बच्चे। नो नीड, स्टेरिक हिंड्रेंस भी उतना नीड नहीं, या गैसियस स्टेट भी लिखते हैं लोग बात, वेपर स्टेट ऑफ द अमाइंस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर भी काम नहीं करेगा। सिर्फ एक ही फैक्टर से आपका काम चल जाएगा। अगर आप मुझे सुनते हो तो सिर्फ एक ही फैक्टर से आपका काम चल जाएगा, जो आपको जीओसी में बताया गया था। वैसे जीओसी में मैंने ये बोल ही दिया था आपको ना, पॉजिटिव इंडक्शन डायरेक्टली टू केपी, इनवर्सली टू पीकेपी, बस कहानी खत्म। तो तुम्हारे पास होएगा क्या, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0, जिसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्शन है उतना उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। बट किसमें, बेंजीन में हो, CCl4 में हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म में हो, क्लियर, हेक्सेन में हो, ईथर में हो, या फिर वेपर स्टेट में हो, तो वहां ये बात बोलकर आ जाओ टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी एंड 0 मतलब अमोनिया। लेकिन अगर पानी में डाल दिया, इथेनॉल में डाल दिया, मिथेनॉल में डाल दिया, तो ऊपर के तीनों फैक्टर काम करेंगे, देन आफ्टर आपका आंसर बनेगा। क्या आप समझ गए इस बात को, क्या डिस्कशन चल रहा है? अब अपना बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस की तरफ आ रहे हो और उसके सब्सटीट्यूटेड की तरफ। बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस,
इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं एनिलीन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, एनिलीन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। लेकिन ये काम भी बड़ा आसान है, पता है क्यों? क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट का नाम सुना होगा आपने, ऑर्थो इफेक्ट। उस ऑर्थो इफेक्ट ने एसिड्स का एसिडिक नेचर सबसे टॉप पे ला दिया। भूल भाल के सब कुछ। तो अगर ऑर्थो इफेक्ट ने एसिड्स का एसिडिक नेचर सबसे टॉप पे ला दिया, तो इसी ऑर्थो इफेक्ट ने बेस का बेसिक नेचर सबसे बॉटम पे लिया है। तो इसका नाम आता है स्टेरिक इनहिबिशन, मतलब रोकना, इनहिबिट करना ऑफ प्रोटोनेशन, SIP। जैसे ऑर्थो इफेक्ट है ना, वैसे कुछ बुक्स तो ऑर्थो ऑर्थो चलाती हैं यहाँ भी, क्योंकि मैं उसको ऑर्थो इफेक्ट नहीं बोलता, मैं बोलता हूं भीड़ बढ़ने से प्रोटोनेशन बंद हो गया, स्टेरिकली इनहिबिटेड द प्रोटोनेशन। भीड़ की वजह से प्रोटोन का अटैक बंद हो गया। भाई बेस तभी बेस है जब प्रोटोन अटैक करेगा उस पे। बेस तभी बेस है जब उस पे प्रोटोन अटैक कर पाएगा। स्टेरिकली इनहिबिटेड, स्टेरिकली इनहिबिटेड, स्टेरिकली इनहिबिटेड, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। लो जी, SIP हो गया। तो SIP क्या करेगा? बेसिक नेचर को घटा देगा। और यहां ये ऑब्जर्व कहां होएगा आपके पास? इट इज ऑब्जर्व्ड, आप खुद ही बोल सकते हो, एट ऑर्थो पोजीशन। ये ऑर्थो पोजीशन पे ऑब्जर्व होएगा आपको। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन इनवर्सली टू केवी है, इट इज ऑब्जर्व्ड एट द ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे भीड़ बढ़ गई, भीड़ बढ़ते ही आपका एसिडिक नेचर, सॉरी बेसिक नेचर क्या हो गया? घट गया। इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप, मिथाइल लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपका बेसिक नेचर एनिलीन्स का डाउन ही जाएगा। इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ऑर्थो वाले इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, नेचर पे डिपेंडेंसी नहीं है। ये NH2 लोन पेयर है, बेंजीन रिंग में जाएगा, लेकिन हमें तो प्रोटॉन का अटैक करवाना है, तो इसको हटाएं एक बार हम लोग। और प्रोटॉन का अटैक जो है इस ग्रुप की वजह से मुश्किल हो जाएगा। स्टेरिक, भीड़, इनिबिशन, रोकना प्रोटोनेशन। अच्छा जी, इसमें तीसरी बात, नंबर 2 पे सॉरी, अगर आपको कुछ आइडिया है कि एसिडिक नेचर को कौन सा ग्रुप बढ़ाता है, प्लस आई, तो -I एंड -M एंड -R एंड -H, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और इसकी जगह पर अगर मैं, एसिडिक के तो फेवर में है ये, और बेसिक के क्या होंगे? पुरानी बात की है मैंने, नई बात तो की नहीं है। जिन बच्चों ने मेरे साथ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो समझते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सारे के सारे एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। और क्यों बढ़ाते हैं? आज मैं 3 बार बोल दिया, कार्बोक्सिलेट का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उसका नेगेटिव चार्ज कम करके उसको स्टेबल कर देंगे। कोई भी एनायन कब स्टेबल है? जब उसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाए। कोई भी कटायन कब स्टेबल है? जब उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। इसकी जगह पर +I, +M, +R, +H, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इनवर्सली टू Ka, डायरेक्टली टू K। बोलो भाई, कुछ पता चला ये क्या हो गया बोर्ड पे? श्योर है आप लोग? अब हम एग्जांपल्स लेना शुरू करते हैं भैया ना, तुम्हारी सिनॉप्सिस से एग्जांपल उठा रहा हूं। जैसे हम लोगों ने एसिड में पढ़े थे, फिनोल में पढ़े थे, वैसे इसमें एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल मिस नहीं हो इसलिए। हाँ जी, पेज नंबर 999 है। आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 99 ही है।
पेज नंबर 99 मतलब आइंस्टीनियम। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं उठा रहा हूं मिथाइल को। मिथाइल लिखते ही जैसे आज तक करता है इसका पोस्टमार्टम करो। मिथाइल पॉजिटिव क्या होता है और पॉजिटिव ही क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये दोनों के दोनों के को क्या करेंगे, केबी को, केबी इंक्रीज, और पीकेबी को डिक्रीज। तो लगाकर देख ले, और बिना नकल मारे अगर तुम आंसर बना दोगे, और तुम बना ही दोगे मुझे ऐसा लग रहा है। और एक की जो पुरानी चली आ रही है कि, और मेटा भी सिर्फ इंडक्शन काम करता है। मेटा भी सिर्फ इंडक्शन काम करता है। सबसे टॉप पे डी सी, डी का मतलब हो गया पॉजिटिव इंडक्शन में। पैरा पैरा वाला सबसे टॉप पे आ गया, फिर मेटा वाला आ गया, फिर ये इस, अच्छा अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखे, इसमें SiP लग गया ना, इसमें पॉजिटिव H और पॉजिटिव I जबरदस्त लग गया, इसमें पॉजिटिव I लग गया, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर SiP ने इसको बेचारे को बॉटम पे लग गया। एक बार देख लो ढंग से, क्योंकि जल्दीबाजी नहीं है, अभी भी 4 दिन है हमारे पास चैप्टर के, और आगे बायोमोलिक्यूल है, कोई टेंशन मत लो। +H+I लग गया तो केबी को बढ़ाएगा, फिर +I लगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे सिर्फ प्लस या -I वर्किंग होता है। एट मेटा पोजीशन पुरानी बात है, हो सकता है याद आ जाए। मेटा पोजीशन पे इंडक्शन वर्किंग होता है। ये प्राचीन काल की बात है, तब एक जीओसी हुआ करता था, उसके बाद फिर फिनोल हुआ करता था, फिर एसिड भी हुआ करता था। उन सब में आपको बताया था की बनाकर कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, या फिर जो भी आप एसिडिक बेसिक पढ़ रहे हो उसका मेटा पोजीशन पे इंपैक्ट ऑफ ग्रुप क्या आता है। कहते जी मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्शन काम कर रहा होता है, बाकी कुछ नहीं। सदमे में हूँ। चलो तो बहुत अच्छी बात है। 7 मिनट की क्लास बची हुई है भाइयों और बहनों। तो अगला ग्रुप मैं रखने जा रहा हूँ NH2। नेक्स्ट है नंबर 2 पे NH2। NH2 के बारे में आप बहुत पहले से जानते हो। -I है, लेकिन एक स्ट्रोंग 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 स्ट्रोंगेस्ट प्लस मीजोबरिक है। तो पहले एनिलीन लिखा, फिर ऑर्थो पे लिखा। और इतना ध्यान रखना भाई, एक NH2 से 2 NH2 तो बेसिक नेचर बढ़ेगा ही बाई डिफॉल्ट है। क्लियर ना। कोई पूछे ऑक्सैलिक एसिड और एसिटिक एसिड में अच्छा एसिड कौन है, तो बाई डिफॉल्ट ही ऑक्सैलिक एसिड है। क्लियर। और कोई पूछे ऑक्सैलिक और सिट्रिक में अच्छा कौन है, तो बाई डिफॉल्ट ही सिट्रिक ही अच्छा है। 3 OH है ना, 3 COH है ना। हाँ भी, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, सोच समझ के जवाब देना, जो मैंने भी हिंट दिया था। फोर्थ वेरी गुड। थर्ड। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो। हाँ? नहीं नहीं, थर्ड में तो -I लग रहा है, तो फिर इसको तुमने पहले क्यों रखा। क्या यस सर बिना मुझको यस सर कहता। किस बात के लिए सर था ये। 2 NH2 ग्रुप है उसके पास। ओए अवनीत सिंह,
ये किस बात पे यस सर था? तो हर बात पे यस सर बोल रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर फर्स्ट को और थर्ड को कंपेयर करें, थर्ड में तो माइनस ही लग रहा है यार। फिर भी थर्ड फर्स्ट से ज्यादा बेसिक क्यों हो गया? क्योंकि मेरे भाई उसमें दो NH2 थे। मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक और मोर नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप्स फेवर्स द बेसिक स्ट्रेंथ। चलो ये तो अच्छी बात है। थर्ड नंबर पे लेके आ रहा हूं भाई मैं Cl। Cl के बारे में माइनस आई हमने सुना हुआ है, डेंजरस होता है। प्लस हम बेचारा रो रो के आ रहा होता है। पहले लिखा हमने NH2 एनिलीन, दूसरा हमने लिखा क्लोरो एनिलीन, फिर हमने लिखा मेटाक्लोरो एनिलीन, फिर हमने लिखा पैराक्लोरो एनिलीन। माइनस आई स्ट्रोंगेस्ट। और जितने भी आज तक हेलोजन, चाहे फिनोल हो चाहे एसिड हो, उन्होंने इंडक्शन के बेसिस पे ही कमाल दिखाया था। और माइनस आई केबी का जस्ट रिवर्स है। इसको 1 2 3 4 लिख दिया। और आपकी ओपिनियन जाननी है मैंने अब। सबसे पहले कौन आएगा? फर्स्ट 1 4 3 2। इज इट? एनिलीन सबसे पहले नंबर पे, फिर 4 मतलब कौन आ गया आपके पास? पैरा, फिर मेटा, और सबसे एंड में क्या लग गया? SiP। मेरे भाई डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्शन कम होता चला जाता है। और पैरा पोजीशन पे इंडक्शन सबसे कम काम कर रहा है, मेटा पे थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहा है। ऑर्थो तो हमारे लिए बिल्कुल ही अलग है। ऑर्थो तो किसी और ही टोन पे निकला हुआ है ना भाई। ऑर्थो तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन की बात पे। वीक बेस ऑलवेज प्रूव हुआ है। किसी भी बेस पे जब तक प्रोटॉन का अटैक नहीं होएगा तब तक वो बेस है ही नहीं। और ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिकली इनहिबिशन हो गया। और जब स्टेरिकली इनहिबिशन हुआ तो प्रोटॉन का अटैक मुश्किल हो गया। स्टेरिक इनहिबिशन हुआ तो प्रोटॉन का अटैक क्या हो गया? मुश्किल हो गया। और जैसे ही प्रोटॉन का अटैक मुश्किल हुआ, जैसे ही प्रोटॉन का अटैक मुश्किल हुआ, वैसे वैसे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या चली गई? डाउन चली गई। बोलो भाई। चलो, इसके बाद हम क्या रखने जा रहे हैं जी? अब रख रहे हैं नाइट्रो। नाइट्रो तो जानते ही हो आप, चौथे नंबर पे किस टाइप का ग्रुप है? सब कुछ इसका माइनस माइनस है। क्या सोचते हो सबसे टॉप पे कौन आएगा? क्या सोचते हो सबसे लास्ट में कौन आएगा? सेकंड। 1 2 3 4। सबसे टॉप पे फर्स्ट एनिलीन, फिर ऑर्थो सबसे लास्ट पे। ये निपटारा हो गया, इसका निपटारा हो गया। थर्ड एंड फोर्थ में से थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है? SiP। फोर्थ वाले भी क्या लग रहा है? -I -M। थर्ड वाले पे क्या लग रहा है? -I ओनली। फर्स्ट वाले पे कुछ भी नहीं लग रहा। तो जितने भी -I इफेक्ट्स हैं वो बेसिक नेचर को डिक्रीज कर रहे होते हैं। बोलो भाई। बाकी दो बच्चे में एक बार आप एफर्ट करना चाहो कर लेना, मैं तो उन्नति करना, जितना मैंने कराया उतना रिवाइज कर लो बस। तो कल हमारे टारगेट हम पहले बुक को ही कर ले, 2 RPS टारगेट पे ले लेंगे और फिर बुक टारगेट पे ले लेंगे। हाँ
अब 4-5 हो गए बच्चे, मैंने बोला तो था एग्जाम्पल तुम लोग कर लेते हो, तुम्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए है। अगली क्लास 4:10 पे स्टार्ट है, मेरे को लॉग आउट करने में टाइम लगेगा, कल पूछते हैं, ठीक है ना। कल मैं पहले स्टार्ट ही तुम्हारे एग्जाम्पल से कर लूंगा। चलो, ओके जी, ओके ओके।